हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्टोरी चैप्टर 7 के पार्ट 2 को, और चैप्टर 7 आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यह वीडियो सीटेट एवं किसी भी जीके जीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है। सीटेट के पेपर 2 सामाजिक अध्ययन 60 प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज महिलाएं जाति सुधार सामाजिक जो चैप्टर चल रहा है, तो जाति और समाज सुधार यह शीर्षक से शुरुआत करते हैं। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ। क्यों हुआ? तो इसका कारण था जाति उन्मूलन करने के लिए। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। इसमें बहुत सारे, इस जो संगठन बना था जाति उन्मूलन, उसमें बहुत सारे ऊंची जाति के ही लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों, ये देखिए ये शहर के निर्माण कार्य थे, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। तो इस समय ये जो देश हैं, भारत के बाहर देश हैं, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, इन देशों में भी लोग गए। अब जो है नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। ये लोग गए तो वहाँ शोषण हो रहा था, तो नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। परंतु गरीबी, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदार द्वारा
उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। अब जूते कौन बना सकता है? जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। तो जूते कौन बनाते थे? चमड़ा कामगार और मोची। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। तो ये जो है प्रश्न था यहाँ। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियों के सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। तो महार, ये ध्यान रखिएगा, महार रेजिमेंट भी था, महार जो नीची जाति से बनाया गया था उसके नाम पर। तो महार क्या था? तो महार एक नीची जाति थी, अछूत जाति थी, और इसी के नाम पर महार रेजिमेंट भी बना था। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, इनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। ये देखिए, ये सीन है गुजरात के दुबला समुदाय के लोग। तो दुबला समुदाय के लोग कहाँ थे? तो दुबला समुदाय के लोग गुजरात में थे। ये लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे इनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। अब समानता और न्याय की मांग, ये आवाज़ उठी। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सतनामी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो मध्य भारत में हुआ। किसने शुरू किया? तो घासीदास ने। सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था मध्य भारत में, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। उसमें कौन थे लोग? चमड़े के काम करने वाले। और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो हरिदास ठाकुर कहाँ से संबंधित थे? पश्चिम बंगाल से। मतुआ पंथ से थे ये, जिसमें चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। तो ये देखिए, ये जो है एझावा जाति कहाँ थी? ये केरल में। और श्री नारायण गुरु ने वहाँ जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया। और जो है हरिदास ने पश्चिम बंगाल में, उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक ही जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो ये थे श्री नारायण जी का कथन, जो केरल से थे। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी।
उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। फिर इसी कड़ी में एक गुलामगिरी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता है। गुलामगिरी निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। इनका जन्म 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। जन्म कब हुआ था ज्योतिराव फूले का? 1827 में। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों की उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, जब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्हें सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अतिशूद्रों, अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिराव फूले ने। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। मैं यहाँ और तुम वहाँ, ये शीर्षक है। देखिए, मैं यहाँ और तुम वहाँ, ये फूले के द्वारा लिखा गया। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक कविता लिखी थी। तो गुलामगिरी यानी कि गुलामी, यह कविता किसने लिखी थी? तो ज्योतिराव फूले ने 1873 में। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि एक उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। ये देखिए, अब जो है मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया। यहाँ जो है मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार किसने बनाया था? तो टॉमस डेनियल। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों की इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। यह है मदुरै का मंदिर। अब गैर ब्राह्मण आंदोलन, इसको देखते हैं, गैर ब्राह्मण आंदोलन को। तो 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए
उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वो सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार जो थे वो हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत में धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। सुधारों के लिए संगठित होना, ये केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से थे। तो ब्रह्मो समाज के बारे में देखते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार के मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। इसी क्रम में 1820 के दशक में 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने काफ़ी संघर्ष किया और यहाँ से प्रश्न बनता है कि यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? तो डेरोजियो, यही यंग बंगाल डेरोजियो इसीलिए कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया और यह मिशन समाज सेवा और मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। और इसकी स्थापना किसने किया था?
तो स्वामी विवेकानंद जी ने खुद किया था। ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। यह 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। किसके? वेदांत दर्शन के। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्होंने यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। तो ये था विवेकानंद जी का विचार, सोच। प्रार्थना समाज का क्या रोल रहा? तो 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज, कब प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? 1867 में। इसने भी जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया था। अब देखते हैं वेद समाज। तो मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज की स्थापना कब हुई? तो 1864 में। कहाँ? मद्रास, चेन्नई में। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके लिए इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। फिर इसी क्रम में अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां के नेतृत्व में, ये देखते हैं। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो सैयद अहमद खान ने। कब? 1875 में। और इसका पुराना नाम क्या था? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। अब सिंह सभा आंदोलन, ये क्या था? ये देखिए, खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख द्वारा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया था। तो सिंह सभा आंदोलन, तो ये जो है सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। तो सिंह सभा की स्थापना कहाँ हुई? अमृतसर में। कब हुई? 1873 में। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभावों और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर भी करें ताकि वीडियो अन्य लोगों के पास भी जाए और इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।